नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं। हिंदुस्तान जो लाखों साल की परंपरा का महान देश, जहां की आजादी, स्वतंत्रता और उसके बाद की राजनीति करोड़ों लोगों के बलिदानों के आधार पर टिकी हुई है, उस देश में 7 दशकों में हमने जो नई व्यवस्था बनाई वो करीब करीब विफल होती दिखाई दे रही है। अपराधीकरण के साथ राजनीति इतनी गिर चुकी है कि अगर आंकड़े देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। और इसलिए इस चुनाव के माहौल में हमने सोचा आपके सामने क्यों ना हम इस मुद्दे को लेकर आए। और आज हम आपको कह रहे हैं कि क्या राजनीति का अपराधीकरण चिंताजनक स्तर को पार कर गया है? क्या है आपका कहना? हमेशा की तरह कॉल करके अपनी प्रतिक्रियाओं को सोशल मीडिया और स्काइप के द्वारा हम तक पहुंचा के अब दे सकते हैं। हम आपके कॉल शुरू करें इसके पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। राजनीतिक दल ये जान रही थी कि विधानमंडलों में दागी नेताओं की बढ़ती संख्या आम जनता की बेचैनी का कारण बनने के साथ साथ खुद उनकी साख को प्रभावित कर रही है। लेकिन वो राजनीति को साफ सुथरा करने की दिशा में एक भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। 5 राज्यों के चुनावों में फिर से अपराधियों का बोलबाला शुरू हो गया है। निर्वाचन आयोग ने कई बार यह कोशिश की कि राजनीतिक दल कम से कम उन लोगों को प्रत्याशी बनाने से बचे जिनके खिलाफ दायर आरोप पत्र यह इंगित करता है कि वो दोषी पाए जाने की स्थिति में उन्हें 5 साल या इससे अधिक की सजा हो सकती है। लेकिन नेतागण निर्वाचन आयोग की यह पहल को नाकाम भी करते रहे और देश को यह उपदेश भी देते रहे हैं कि हम राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ताजा सर्वेक्षण के अनुसार 88% भारतीय नागरिक राजनीतिक दलों को सबसे भ्रष्ट मान रहे हैं। यह हास्यास्पद है कि राजनीतिक दल एक ओर तो ये दावा करते हैं कि वे जनता की नब्ज जानते हैं और दूसरी ओर उसकी अपेक्षाओं के विपरीत काम करते हैं। वे अपनी तमाम दुर्दशा के बावजूद चेतते नहीं दिख रहे हैं। क्या इससे बड़ा मजाक और कोई हो सकता है कि जवाबदेही और जिम्मेदारी का राग अलापने वाले राजनीतिक दल सूचना अधिकार कानून सुधार के दायरे में आने को तैयार नहीं। राजनीति का अपराधीकरण जनतंत्र पर कलंक है। अपराधीकरण की निंदा सब करते हैं, लेकिन चुनाव में उन्हें प्रत्याशी भी बनाते हैं। माफिया होना उनका अतिरिक्त गुण होता है। वे जिताऊ होते हैं। अनेक प्रबुद्ध जनता को दोष देते हैं कि जनता के अपराधियों को चुनना ही राष्ट्र अपराधी जनप्रतिनिधि नहीं चाहता। न्यायालय ने राष्ट्र की इच्छा और संविधान की भावना को ही अभिव्यक्ति दी है। हमारे देश में नेताओं और विशेष रूप से बाहुबली नेताओं को सजा मिलना एक कठिन काम है। आमतौर पर उनके खिलाफ लोग शिकायत करने से डरते हैं और यदि शिकायत हो भी जाती है तो अदालतों में उनके मामलों वर्षों तक खींचते हैं। इस दौरान दागी नेता सफाई देते हुए चुनाव लड़ते हैं और जीतते रहते हैं कि उन्हें राजनीतिक बदले की भावना से फंसाया जा रहा है। आम जनता जान रही है कि अमुक नेता भ्रष्ट और आपराधिक प्रवृत्ति का है, लेकिन इस बार उसके सामने ऐसे ही नेता प्रत्याशी के रूप में होते हैं। ऐसे में जनता अपने को ठगा महसूस करती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 असंवैधानिक, भेदभाव भरी और समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। इस पर आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अनेक दलों को रास नहीं आया है। सपा और माकपा समेत कई राजनीतिक दलों ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया है। राजनीतिक दलों और सरकार को यह समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र में आम जनता की आस्था बढ़ाने और राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए है। लेकिन राजनीतिक दल बदले की भावना से काम करने वाले कानून का गलत इस्तेमाल करने में समर्थ हो जाते हैं। आखिर जब ऐसा आम जनता के साथ होता है तो राजनीतिक दलों को तकलीफ क्यों नहीं होती? क्या राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि जनता के लिए अलग कानून हो और नेताओं के लिए अलग तरह का? अगर कोई जेल जाने पर वोट डालने का अधिकार खो बैठता है तो फिर उसे चुनाव लड़ने का अधिकार क्यों मिलना चाहिए? राजनीति का अपराधीकरण जनतंत्र के लिए भयावह खतरा है। आजीवन कारावास की सजा पाए मान्यवरों को सभा में प्रवेश से वर्जित करने के लिए संसद ने क्या किया? दल तंत्र के बड़े भाग ने अपराधियों को गोद लिया। संवेदनशील राजनीतिक कार्यकर्ता खोटे सिक्के होते गए। आपराधिक चरित्र वाले उन्हें ढकियाकर आगे निकल गए। अपराध मुक्त देश जनता की इच्छा है। अपराध मुक्त देश संसद और कार्यपालिका का पहला कर्तव्य है। राजनीति और सत्ता इसी कर्तव्य पालन के उपकरण है। लेकिन यहाँ राजनीति का ही अपराधीकरण है तो अपराध मुक्त देश की बात सोचा भी कैसे जा सकता है? भारतीय राजनीति के लिए आत्ममंथन का समय है।
और ये स्थिति इतनी भयावह है, बात केवल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की नहीं है, केंद्र में भी है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि विधानसभाओं में क्या स्थिति है। देखिए, देश की विधानसभाओं के दागी। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है जिसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी कहा जाता है, यानी यहाँ जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है। इन प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 साल का होता है। इस दौरान देश के विकास की बागडोर इन्हीं जनप्रतिनिधियों के हाथ में होती है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों का ईमानदार, चरित्रवान और निष्ठावान होना जरूरी है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि ईमानदार नहीं है तो ये जनता के लिए सबसे बड़ा धोखा होता है। लेकिन अब कानून निर्माता के कानून के सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेसी रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में 775 सांसदों में 202 सांसद आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनमें से 92 पर तो हत्या और बलात्कार जैसे मामले दर्ज हैं। वहीं राज्य विधायिकाओं में 4032 में से 1258 पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 596 गंभीर किस्म के हैं। राजनीति के अपराधीकरण की प्रवृत्ति कोई नई नहीं है, पर आज इसमें काफी तेजी और बदलाव आ गया है। पहले जहां अपराधियों का सहारा लेकर चुनाव जीता जाता था, आज वही अपराधी चुनाव जीतकर संसद में बैठे हैं और संसदीय कार्य प्रणाली को चला रहे हैं। इससे संविधान और संसदीय परंपराओं की गरिमा गिर रही है। ऐसे में आम जनता का लोकतंत्र से विश्वास उठना लाजमी है। और अगर हम देखें कि दागियों की संख्या चुनाव में, हर चुनाव में बढ़ती जा रही है। अन्ना आंदोलन के बाद ऐसा लगा था कि स्थिति बदल जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। आपने भी दागियों को टिकट कम नहीं दिए। अकेले अगर हम पंजाब की बात करें तो जिन अकालियों के खिलाफ केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, उन्होंने जितने दागियों को टिकट दिए हैं, उतने ही अनुपात में सेम कैटेगरी में आपने भी उम्मीदवार दिए। अगर यही स्थिति रही तो ये दिन दूर नहीं जब सज्जन राजनीति से दूर और बागियों का और दागियों का राजनीति में कब्जा होगा। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, आप स्काइप पर भी कॉल कर सकते हैं, वीडियो में अपनी प्रतिक्रियाओं को हम तक पहुंचा सकते हैं। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? चलिए, अच्छे नेटवर्क में आके कॉल करिए। हमारा कॉलर को रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि जरा सही नेटवर्क में आके कॉल करें। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं कुणाल मिश्रा बोल रहा हूँ जमशेदपुर से सर। बोलिए। मैं कुणाल मिश्रा बोल रहा हूँ सर, जमशेदपुर से। हाँ हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ सर, आप बहुत अच्छे चीज उठाए हैं सर आज, है आपको इसलिए बधाई सर, सुदर्शन न्यूज को। ठीक है। उसके बाद मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये राजनीति में जो ये अपराधीकरण होता है, इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टी जिम्मेवार है। पहले तो मैं कांग्रेस को, ठीक है, मैं तो कांग्रेस को पहले इसका जिम्मेवार सोचता हूँ। 70 साल से देश में रहा, ठीक है, उसने क्या किया, है ना, उसको पहले पूछिए। धन्यवाद। सारे दलों को इसमें दोष देना है, लेकिन कांग्रेस का दोष इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सत्ता में लंबे समय तक हो रही और इसको रोकथाम करने के बजाय उसी समय में ये ग्राफ बढ़ता गया। हम आपको संसद पर भी नजर डालने के लिए कुछ आंकड़े आपके सामने देते हैं। संसद में अपराधी नेताओं की कमी होती नहीं दिखाई दे रही। लोकसभा में अभी भी कई दागी बैठे हुए हैं। जी हां, 16वीं लोकसभा में 186 सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी हमारे 34% नेता अपराधी प्रवृत्ति के हैं संसद में। वहीं 112 सांसदों पर जघन्य अपराध के केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपहरण और रेप के केस हैं। करीब 21% सांसदों पर जघन्य अपराध के मामले दर्ज हैं। संसद में 17 सदस्यों पर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस दर्ज हैं। 10 सांसदों पर अपहरण और डकैती के केस दर्ज हैं। तो वहीं भाजपा के 63 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 44 सांसदों में से 3 पर आपराधिक केस दर्ज हैं। वहीं एडीएमके पार्टी के 3 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। शिवसेना के 18 सांसदों में से 8 पर आपराधिक केस दर्ज हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के 34 सांसदों में से 12 पर आपराधिक केस दर्ज हैं। ऐसे में 34% सांसद अपराधी प्रवृत्ति के होने पर कैसे जनता की सही सेवा हो सकती है? कैसे राजनीति में अपराध कम हो सकता है? अब देखना यह है कि आने वाली संसद और विधानसभाओं का क्या हाल होता है। क्या अपराधियों की संख्या लगातार बढ़ेगी या फिर
अपराध के ग्राफ में कमी आएगी। हम चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में कॉलर ज्यादा बात करे। कभी हम ज्यादा गेस्ट रखते हैं तो कॉलर को बात नहीं कर सकते, लेकिन आज हमने जानबूझ के किसी राजनीतिक दल के किसी प्रवक्ता को नहीं बुलाया, इसलिए क्योंकि कम ज्यादा अनुपात हो, लेकिन सारे राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट देने में आगे हैं। और इसलिए आज हम जनता को बोलने के लिए कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आज आप बात करें, अपनी प्रतिक्रिया को हमारे सामने रखें। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जी बोलिए। हाँ हाँ सर, हम मनोज राय बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश बलिया से। उत्तर प्रदेश बलिया से मैं मनोज राय बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश बलिया से मैं। चलिए, धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि अपना आवाज तुरंत अपने टीवी पर सुनने के चक्कर में आप ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए कार्यक्रम को रात को 11 बजे या सवेरे 9 बजे रिपीट देखें या यूट्यूब पर कभी भी देखें। अपना कॉल कनेक्ट होने के बाद जो फोन पर सुनाई देता है वहां पर कम्युनिकेशन करें। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ श्रेय जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी, ऐसा है कि मैं आपसे काफी दिनों से चाहता हूँ, अगर मेरे को आप टाइम दो तो मैं बॉम्बे आ सकता हूँ। दूसरी बात क्या है, ये मोदी जी को कुर्बानी वाली बात है। अगर बिल्कुल भी अपराधियों को टिकट नहीं दे, ये इनको पहले अपनी पार्टी में सुधार के बाद, ये तो कुर्बानी है। अब देश कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी के लिए कोई ना कोई आदमी चाहिए जो इन अपराधियों को टिकट नहीं दे। क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल में अपराधियों पैदा किए, इन्होंने कोई कानून नहीं बनाया कि जो आदमी संसद है अपराधी ना हो। इन्होंने तो अपराधी पैदा कर दिया। अकेले मोदी साहब क्या करें? सारा नीचे का सारा काम ही भ्रष्टाचार है। मेरा ट्रांसपोर्ट का गुजरात में, हम भी, हमारे जो दादा लोग थे कुर्बानी वाले थे, हम ईमानदारी के तौर पर अभी गुजरात में बैठे हैं। इनका क्या काम है? देखो, मेरा काम है, गाड़ी रास्ते में जाती है, पुलिस वाला उसको बोल दे भैया अगर हमारा कोई गलती है तो गाड़ी अंदर कर दे। वो 200-400 रुपए के लिए गाड़ी को 4-4 घंटे खड़ा करता है। और अब देखो, अभी गुजरात में क्या है, हजारों तादादों की तौर के जो लग्जरी बस है वो चल रही है जी। ये ही इस काम टूरिस्ट पे जा रहे हैं, क्योंकि सब भ्रष्ट करते हैं काम। बिल्कुल। चलिए, सब जगह पर भ्रष्टाचारी इसलिए फल फूल रहे क्योंकि राजनीतिक महत्वपूर्ण पदों पर क्रिमिनल बैठे हुए। अगर अपने बिरादरी के लोग राजनीति में बैठते हैं, जो कि क्रिमिनल बिरादरी की मैं बात कर रहा हूं, तो नेचुरली स्वाभाविक तौर पर समाज के क्रिमिनल जो है, अपराधी तत्व जो है, उनके लिए एक आश्रयदाता मिल जाता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हम आपने इसका स्वागत करते हैं, जो आपने प्रश्न उठाया है बहुत अच्छा है। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ जी, रामनगर मथुरा से बोल रहे हैं जी। हाँ, और ये आपने जो उठाया है ये भ्रष्टाचार का, ये उनका जो अपराधियों का जो अपराधीकरण जो बहुत अच्छा है, इसमें जो सुधार होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अभी तो हमने चौंकाने वाले आंकड़े आपको दिखाए नहीं, वो दिखाएंगे ब्रेक के बाद। बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो। बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए, अपराधीकरण जो राजनीति का हुआ है उस पर बात हो रही है। तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाओं को दे रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, इसके तह तक जब हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्र की सेवा करने के लिए राजनीति केवल एक साधन भर है, सत्ता केवल एक साधन है। ये बात लोग भूल गए और इसी को साध्य मानकर किसी भी न प्रकार राजनीतिक दलों की सत्ता क्यों ना हो या सरकारों की सत्ता क्यों ना हो, उस पर बैठने के लिए न प्रकार किसी भी सामदाम दंड भेद रास्ते से क्यों ना हो, सत्ता हत्यानी है। ये जब साधन ही साध्य में बदल गया तो राजनीति का अपराधीकरण बढ़ गया। और भी कई कारण हैं, लेकिन कुछ और आंकड़े आपके सामने।
जब देश में भ्रष्ट मंत्रियों की बात होती है तो उनकी भी संख्या कोई कम नहीं है देश में। सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार की। मोदी सरकार में 78 यूनियन मिनिस्टर हैं, जिनमें से 24 मिनिस्टरों यानी 31% पर आपराधिक केस दर्ज हैं। 14 मंत्री यानी 18% पर जघन्य अपराध के केस हैं, जिनमें हत्या, अपहरण और लूटपाट शामिल है। वहीं जब बात है विधानसभाओं के मंत्रियों की, तो राज्य की विधानसभाओं के कुल 620 मंत्रियों में से 201 पर जघन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 620 राज्य विधानसभाओं के मंत्रियों में से 462 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में राज्य विधानसभाओं के करीब 76% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि राज्य विधानसभा के 34% मंत्रियों पर जघन्य आपराधिक केस दर्ज हैं। सबसे ज्यादा झारखंड में 11 में से 9 मंत्रियों यानी 82% पर जघन्य अपराध के केस दर्ज हैं। आपकी दिल्ली में 7 मंत्रियों में से 4 मंत्रियों यानी 57% पर सीरियस आपराधिक के मामले दर्ज हैं। तेलंगाना के 17 मंत्रियों में से 9 मंत्रियों यानी 53% पर सीरियस अपराध के मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र के 39 मंत्रियों में से 18 मंत्रियों यानी 46% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार में 28 में से 11 मंत्रियों यानी 39% पर सीरियस आपराधिक मामले दर्ज हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, मैं डॉक्टर गिरीश तुरखिया बोल रहा हूँ, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। मेरा यह कहना है, जहाँ तक न्यायपालिका में सुधार नहीं होगा, न्यायपालिका यह नक्की कर दे, आदेश दे दे कि हम कोई भी क्रिमिनल केसेस रहेंगे जिसके खिलाफ 3 से ज्यादा केस रहेंगे, उसका 1 साल में निकाल दे देंगे। तो कोई भी जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला है, जो झूठा दर्ज किया हुआ है, उसको भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा। तो न्यायपालिका तो सुधारना चाहती नहीं है, तो ये सिस्टम को कैसे सुधार देंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा डॉक्टर साहब आपने उठाया है कि ये सारे ही जो आपराधिक केसेस राजनेताओं पर, लोक प्रतिनिधि पर है, ये सच्चे है ऐसा भी नहीं है। ये भी सच है कि इनमें से कई केसेस फर्जी है, लेकिन इसका बड़ा कारण ये फर्जी केसेस प्रलंबित रहने का न्यायपालिका और उसकी व्यवस्था है। ऐसा भी हुआ कि न्यायपालिका में और सरकार में ये बात बनी और निर्णय हो गया कि 2 साल के ऊपर जिसको सजा हो, ऐसे व्यक्ति की सदस्यता तुरंत रद्द की जाएगी उस डेट से जिस डेट से सजा सुनाई गई। लेकिन ऊपर की कोर्ट में जाके जब उस सजा को स्टे मिलता है, तो वो पिछला आदेश चेंज होके व्यक्ति फिर चुनाव लड़ सकता है, और ये सालों साल चलता है। कई लोगों का तो पूरा राजनीतिक करियर खत्म हो गया, लेकिन उनके खिलाफ चल रहे मामलों में अंतिम डेट नहीं आई। तारीख पे तारीख वाला फॉर्मूला राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण का एक बहुत बड़ा कारण है। अगले कॉलर। जय हिंद जी। राजनीति के अपराधिकार, गुंडागर्दी, क्राइम का कारण शराब का ठेका, काला धन है। बाकी म्यूजिक, चेटी सोडा और स्पोर्ट ड्रिंक के आड़ में मीडिया और उसका साथी आमिर खान, फिल्मों व विज्ञापनों में फिल्मों में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, बादशाह सिंगर इसको बढ़ावा देते हैं। और फिल्म का सऊदी सरकार यूरोप पैमाना की लेडी गानों का बॉलीवुड और मीडिया इसको वैलेंटाइन डे पर शराब का बाजार बढ़े ताकि अपराध बढ़े, उसको बढ़ावा देते था। मीडिया फिल्मों की आजादी का पहरेदार सुप्रीम कोर्ट, संजय बंसाली, दीपिका पदुकोण इस पर चुप रहते हैं। बिल्कुल, पैसा बहुत बड़ा कारण है। पहले तो अपराधी पर्दे के पीछे होते, पहले तो अपराधियों के खिलाफ, फिर वो विदेशी अपराधी हो, देशी अपराधी हो, अपराधियों के खिलाफ राजनीतिक नेतृत्व होता था। लेकिन जब सत्ता ही साधन बन गई, जरूरत बन गई, अपरिहार्य बन गई, तो फिर पर्दे के पीछे के अपराधी पर्दे के सामने आ गए। और अब ना केवल पर्दे के सामने आए, वो सत्ता में, सरकार में पहुंचे हैं, और अपराधीकरण का, ना राजनीति का नहीं केवल अपराधीकरण हुआ है, बल्कि सत्ता का भी अपराधीकरण हुआ है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, मैं एमएल सहदेव बोल रहा हूँ। बोलिए। अशोका एनक्लेव फरीदाबाद से। हाँ सर, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर अगर अपॉइंटमेंट होती है, लिखा होता है कि अगर कोई केस है तो उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो ये नेताओं के ऊपर ऐसा क्यों नहीं है? वो तो खुद औरों के लिए कानून बनाते हैं, उनके लिए सबसे पहले ये बात लागू होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए होनी चाहिए, और ये नहीं हो रहा है, इसलिए आपराधिक छवि वाले ज्यादा लोग राजनीति में आ रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
मैं ये कह रहा हूँ, जब किरण बेदी जी क्या नाम का इंदिरा गांधी जी का चालान काट सकती है, तो ये पुलिस आप क्यों नहीं नेताओं का चालान? जब इतने भ्रष्टाचार मार्केट दिखाई दे रहा है, इन नेताओं में ये लोग हैं, इतने भ्रष्ट नेता है, तो इन लोगों को क्यों नहीं ये गिरफ्तार करती है? आंकड़े दिखाने से बिल्कुल। और सब लोग कानून को लेकर जो बात कर रहे हैं, तो क्या कानून है इस विषय में, नजर डालते हैं। भारतीय राजनीति में अपराधीकरण का इतिहास काफी पुराना है। अंग्रेजों ने भी सत्ता में बने रहने और आतंक फैलाने के लिए अपराधी तत्वों का प्रयोग सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर किया। राजनीति में बाहुबल का बढ़ता दुरुपयोग न केवल निर्वाचन आयोग के लिए चिंता का कारण है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि परिणाम काफी भयावह हो रहे हैं। ये लोकतंत्रता की जड़ों तक को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। आम जनता जो लोकतंत्र की जननी है, वह इन अपराधों के अधीन अपने इस स्वतंत्रता अधिकार का प्रयोग करने लगी है। तो ऐसे में रोकथाम की प्रक्रिया में गति जरूरी है। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को सभी उम्मीदवारों से उनकी परिसंपत्तियों, देनदारियों और शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ अपराधों की पूर्ववर्ती जानकारी यदि कोई हो तो प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। सब कुछ अकेली न्यायपालिका नहीं कर सकती, इसमें संसद के योगदान की भी आवश्यकता है। विगत कुछ वर्षों में शासन ने अपराधियों और आतंकवादियों के समक्ष घुटने टेकने की नीति अपनाई है, किंतु अब उसे दृढ़ फैसले लेने चाहिए और लेने होंगे। राजनीति के अपराधीकरण की समस्या की जड़ राजनीतिक दलों में होती है। राजनीतिक दल अपना शुद्धिकरण करे। दलों का लक्ष्य पारंपरिक रूप से सत्ता प्राप्त करना ही होना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति का साधन उचित होना चाहिए। राजनीतिक दलों के द्वारा अपराधियों को अपना उम्मीदवार बनाने में कठोर परहेज हर हालत में किया जाना चाहिए। राजनीति में अपराध को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रयास किए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2005 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए 10 जनवरी 2013 को जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 की उपधारा 4 में संशोधन किया। अब इसके तहत अदालत द्वारा 2 या इससे अधिक साल सजा पाने वाले व्यक्ति को अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। कोर्ट का यह फैसला राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए सही हो सकता है, लेकिन अभी भी आपराधिक मामलों में राजनीति में बढ़ोतरी हो रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपराधियों को लगातार टिकट दिए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ अपराधी जीतकर विधानसभाओं में जाएंगे, बल्कि संसद के लिए और जनता के लिए कानून भी बनाएंगे। राजनीति के अपराधीकरण के लिए एक बहुत बड़ा कारण कुछ भी करके सत्ता में बने रहना यह भी है, और इसलिए जब जोड़ तोड़ की राजनीति आती है तब अपराधी तत्व सबसे ज्यादा आगे आते हैं, क्योंकि सत्ता के ज्यादा करीब हो जाना चाहते हैं और दल बदलू वो ज्यादा होते हैं। और इसलिए किसी भी तरीके से राजनीतिक सत्ता में बने रहना ये मजबूरी अपराधीकरण बढ़ाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास पहुंचा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजनीति में अपराधी बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण जातीयवादी क्षेत्रवादी राजनीति भी है। हमारे जाति का व्यक्ति है तो कुछ भी होगा तो चलेगा, कितना भी गिरा हो तो चलेगा, उसका रिकॉर्ड कितना भी गंदा हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो तो चलेगा, क्योंकि वहां पर बाकी लोग मेरे जाति के नहीं हैं तो मैं मेरे जाति के व्यक्ति को वोट करूंगा। ये गंदी मानसिकता अर्थात जातिवादी राजनीति की मानसिकता, क्षेत्रवाद की मानसिकता राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देती है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ बोलिए। नमस्कार। हाँ। मैं रवि मेहरा जुहू बॉम्बे से बोलता हूँ। बोलिए रवि जी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास में कैश डोनेशन के रूप में हजारों करोड़ रुपए आते हैं। क्या ये हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर के हैं? क्या ये अपने अकाउंट में दिखाते हैं? अगर ये टैक्स पेयर का पैसा नहीं है
तो फिर ये तो लूटमार का पैसा हुआ। बिल्कुल। तो इट मीन्स ये मोदी समेत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है लूटमार का धंधा कर रही हैं। इसी वजह से, इसी के लिए ये सारे जो अपराधी हैं ये पैसा देके वहां पे टिकट लेते हैं और ये पब्लिक को उल्लू बनाने का बिजनेस है। बिल्कुल, दैट्स ऑल। बिल्कुल। और इसलिए अब नई नियम के अनुसार 2000 रुपए से ऊपर का चंदा किसी भी तरीके से सार्वजनिक करना होगा। आखिर ये अब तक नहीं हुआ, इसका एक बहुत बड़ा कारण अपराधियों को राजनीति में प्रवेश देना या सत्ता का अपराधिकारियों को बचाने के लिए उपयोग करने में कामयाबी रही। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए। हाँ जी, जय हिंद सर। मैं लुधियाना से प्रीतम चंद बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, कहना तो बहुत कुछ है सर, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं। पहली बात अभी एक भाई साहब ने उठाई है कि न्यायपालिका को चाहिए, तो न्यायपालिका में ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इनकी कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं वही भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, तो अपना कहाँ से ये अपना न्याय। इसका कारण है भाई साहब, क्योंकि समाज का ही प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में होगा, राजनीति में होगा, पत्रकारिता में होगा, बिजनेस में होगा, समाज के सारे क्षेत्रों में समाज का ही तो प्रतिनिधित्व होगा ना। तो जब कुएं में गंदगी है तो हर एक बर्तन में, हर एक घर में, हर नाली में जाएगी। और इसलिए समाज को दुरुस्त करना, उपाय की दिशा में जब हम जाएंगे तो यही कहेंगे कि समाज को सुधारने की ज्यादा जरूरत है। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। नमस्ते सर। हाँ, मुंबई से बात कर रहा हूँ सर। मैं आपको सिर्फ 2 सुझाव देना चाहता हूँ। हाँ, कि हमें जैसे पैन कार्ड कंपलसरी किया गया है, आधार कार्ड कंपलसरी किया गया है, मैं ये चाहता हूँ सर कि ये वोटिंग होता है ना, वो भी कंपलसरी करना चाहिए हर आदमी के लिए, सीएन के लिए। बिल्कुल, चुनाव सुधारों में उस विषय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम अपराधीकरण की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं भारत में 620 मंत्री है, सारे राज्य सरकारों के मिलके। वो 620 मंत्रियों में से 446 मंत्रियों के ऊपर आपराधिक मामले हैं और उनमें से 221 पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। आप समझ सकते हैं कि यह अनुपात 76% का है। मतलब आधा तो छोड़िए, 24% लोग केवल ठीक है, 76% अगर गलत है। माना कि राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर फर्जी केसेस दाखिल होते हैं, लेकिन उसका अनुपात 76% तो नहीं हो सकता ना। तो जो भी है ये गंभीर है। अगले कॉलर, जय हिंद। इलाहाबादी बोल रहे हैं सर। बोलिए। आज सर हम ये कह रहे हैं, सबसे ज्यादा जो है समाजवादी पार्टी ने काम किया है उत्तर प्रदेश में। चलिए, आपने बात निकाली है तो हम आपको 2017 के इन चुनावों में कहां पर क्या स्थिति है ये दिखाते हैं। यूपी विधानसभा के पहले फेज के दागी उम्मीदवारों की बाढ़ सी आ गई है। यूपी चुनाव के पहले फेज में 836 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 302 पर जघन्य अपराध के मामले दर्ज हैं। बीएसपी के सबसे ज्यादा 73 उम्मीदवारों में से 66 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी बसपा ने करीब सभी दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी के 73 में से 61 उम्मीदवार दागी पहले फेज के चुनावों में, तो वहीं सपा के 51 उम्मीदवारों में से 40 उम्मीदवार दागी हैं पहले फेज में। कांग्रेस के 24 उम्मीदवारों में से 18 उम्मीदवार दागी हैं पहले फेज में। रालोद के 57 उम्मीदवारों में से 41 उम्मीदवार दागी हैं पहले फेज के चुनाव में, तो वहीं 293 निर्दलीय उम्मीदवारों में 43 उम्मीदवार दागी हैं पहले फेज के यूपी चुनाव में। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 2012 विधानसभा के 402 विधायकों में से 189 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में 2012 के यूपी विधानसभा में करीब 50% विधायकों पर आपराधिक मामलों के केस दर्ज हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। हाँ सर, सुरेश जी नमस्कार। बोलिए, क्या कहना है? योगेश बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से बोल रहा हूँ। बोलिए। तो मैं इस राजनीति में जो अपराधीकरण को रोकने के संबंध में आपसे बोलना चाहता हूँ कि इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है क्षेत्रवाद। जैसा कि अभी थोड़े हमारे और एक दो कॉलर्स ने संबंध में बात की है, तो मुझे लगता है कि
सबसे ज्यादा जरूरी है चुनाव आयोग को मजबूत बनाकर सिर्फ इस बात को रखना कि केवल पूरे देश में 2 पार्टियां होना चाहिए और उन पार्टियों के लिए पहले चुनाव हो कि जिस पार्टी को, जिस क्षेत्रीय पार्टी को जिस पार्टी में शामिल होना है वो हो जाए और उसके बाद हमारे देश में केवल 2 पार्टियां हो। इसके फायदे नुकसान हो सकते हैं, मैं ये मानता हूं, और उसके लिए सख्त नियम कानून चुनाव आयोग बना है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं सर कि इसके संबंध में एक और नियम हो सकता है कि जो भी हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए एक प्री एग्जाम जरूर हो, और उस प्री एग्जाम इसलिए हो क्योंकि हमारा देश चलने के लिए संविधान उसकी बिल्कुल आप चुनाव सुधारों की बात करें और उस पर भी हम अगले हफ्ते में बिंदास में बात करेंगे। आज हम अपराधीकरण की बात करें, ये भी चुनाव सुधारों का मुद्दा है, लेकिन चुनाव सुधार बहुत बड़ा कैनवास है और उस पर एक हिस्सा राजनीति के अपराधीकरण का है। राजनीति के अपराधीकरण के कई पहलू है और पहलुओं पर भी नजर डालेंगे, लेकिन कुछ कॉलर को लेते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते, बोलिए। हाँ जैन चौहान साहब। हाँ, क्या कहना है? हाँ चौहान साहब, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी ये राजनेता हैं इसमें से 50% भ्रष्ट में पड़े हैं। तो मैं ये चलिए, आपका आवाज तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन एक बड़ा कारण राजनीति में पैसों का बोलबाला और अमीर कैंडिडेट का भी कारण रहा है। अगर हम गोवा में देखें तो इतने छोटे से राज्य में एवरेज अगर निकाले तो जितने लोगों ने वहां पर फॉर्म भरा है या चुनाव मैदान में थे उनमें एवरेज अगर हम निकाले तो 4.5 करोड़ रुपए की आय हर व्यक्ति की थी, संपत्ति थी। तो अगर इतने अमीर लोगों ने विधानसभा चुनाव अभी गोवा जैसे छोटे राज्य में लड़ना है तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा का क्षेत्र कितना बड़ा होता है और वहां पर कितने पैसे की जरूरत आती होगी। यह पैसा आएगा कहां से? सीधे मार्ग से आएगा नहीं, और इसलिए अपराधी के रास्ते पैसे का बोलबाला बढ़ता है और वो राजनीति में सीधे दखल देता है। यह भी कारण रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। एक सवाल है आपसे। हाँ, कि जैसे राजनीति में अपराधी होते हैं और वो राजनीति अपने पद पे बने रहते हैं, तो क्या उनको मैसेज आता है जब तक उनके ऊपर मुकदमा चलता है? क्या उनको बिल्कुल ये मुद्दा अभी न्यायपालिका का उठा था। मैं दर्शकों को चाहूंगा कि मुद्दों को रिपीट ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हम जरा आपको गोवा के विधानसभा में क्या स्थिति, इस चुनाव में क्या स्थिति थी देखिए। गोवा के चुनाव में दागी उम्मीदवारों की बाढ़ सी आ गई है। गोवा में करीब 62% उम्मीदवार दागी हैं, तो 20% पर जघन्य अपराध के केस हैं। सबसे ज्यादा शरद पवार की पार्टी एनसीपी के दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिन पर सीरियस अपराध के केस दर्ज हैं। कांग्रेस पार्टी ने 17% दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिन पर जघन्य अपराध के केस हैं। तो वहीं भाजपा के 16% उम्मीदवारों पर हत्या और अपहरण जैसे जघन्य अपराधों के केस हैं। आम आदमी पार्टी के 13% उम्मीदवारों पर जघन्य अपराध के केस हैं, जो गोवा चुनाव में लड़ रहे हैं। पंजाब में क्या स्थिति रही, इसको भी देखते हैं। जब बात पंजाब की आती है तो पंजाब में दागी उम्मीदवार भी कम नहीं है। पंजाब में 1063 पुरुष और 81 महिला उम्मीदवार, जबकि एक थर्ड जेंडर है। पंजाब में करीब 15% दागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं पिछली बार पंजाब में 12% दागी उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। पंजाब के 7% उम्मीदवारों पर जघन्य अपराध के केस दर्ज हैं, जो पंजाब में 77 उम्मीदवारों पर जघन्य अपराध के मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या भी शामिल है। पंजाब में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 19% अपराधी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अकालियों ने पंजाब में 11% दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 11% दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जो दागी उम्मीदवारों से लड़ने की बात कहती है। अगर हम राज्य की बात करें तो सरकारों की स्थिति क्या है? जो झारखंड है वहां पर 11 में से 9 मंत्री दागी है, और दिल्ली की बात करें जो कि बहुत साफ सुथरी छवि की दावा करने वाली और इसी आधार पर राजनीतिक दल बनकर सत्ता में आई आप अर्थात केजरीवाल पार्टी की बात करें तो 7 में से 5 मंत्री दागी है।
और अब तो कई मंत्रियों को रिजाइन भी देना पड़ा है और अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर भी केस रजिस्टर हो रहा है या हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम तेलंगाना को भी अगर देखें तो वहां पर भी अनुपात 57% का है। ये तीनों स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा मंत्री दागी है। अगर हम विधायकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे अव्वल है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, जय जवान जी, मैं कमलेश झाला से बोल रहा हूँ। हाँ, आज का प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठाया है, लेकिन सारा ही प्रश्न ये मोदी जी के समय ही उठा क्यों जा रहा है? नहीं, ये तो हम पूरे 70 साल का प्रश्न उठा रहे हैं। पहले बात सुनिए ना, ये प्रश्न का जगत जननी कांग्रेस है। जिस दिन इस देश का संविधान लिखा गया था उस दिन ही ये अपराध का जन्म हुआ था। जिस दिन एकीकृत न्याय प्रणाली का व्यवस्था नहीं किया गया था, एकीकृत शिक्षा का व्यवस्था नहीं किया गया था, एकीकृत स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं किया गया था, उस दिन ही अपराध और भ्रष्टाचार का जन्म हुआ था। क्योंकि जो इससे पीड़ित हुए थे वो मार्ग अपना ही नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचारी लोग तो अभी तो और बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो मोदी का जो नारा है, विकास का नारा जो दे रहे हैं, अभी इतना फंड भी इकट्ठा हुआ है। अभी जो भी पार्टी के लोग जीत के आएंगे, मोदी को विकास करना है, विकास करने के बावजूद जो इनके पास तो फिर फंड और ज्यादा आएगा और करप्ट लोग इसके अंदर आ जाएंगे और करप्शन। हम ऐसा क्यों कहते हैं? हम क्यों नहीं सजग बन सकते? हम क्यों नहीं एक सजग नागरिक की भूमिका बना सकते? हमारे घर के सामने बन रही रोड वास्तव में कितने रुपए की बन रही है ये आप जानते हैं? हमने पिछले दिनों ये सुदर्शन का जो पुराना ऑफिस नोएडा के सेक्टर 4 में था, पता चला कि उसके सामने की रोड 2 डिपार्टमेंट ने दावा किया था कि हमने बनाई और दोनों ने बिल भी रिलीज कर दिए थे। ये बात केवल नोएडा में नहीं, हिंदुस्तान के तमाम गली चौराहे में होती है। एक रोड 2-2 डिपार्टमेंट बनाकर उसके बिल भी निकलवा लेते हैं और मेंटेनेंस के नाम पर सालों गड्ढों में हम सफर करते हैं। हम जागते नहीं तो लुटेरे लुटेंगे, नहीं तो क्या होगा? अगर हम अपने घर में ताला लगाते हैं, जागते हैं, सजग रहते हैं, लेकिन हम सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति है मानकर अगर नहीं देखेंगे तो लूटने वाले तो लुटेंगे ही ना। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, जय हिंद। बोलिए। हाँ, नमस्कार सर। बोलिए बोलिए। हाँ, हम हिमाचल से बोल रहे हैं, उन्ना डिस्ट्रिक्ट से, बाबा ज्ञाननाथ। हाँ, हमारा सवाल है कि एक तो जो अपराधीकरण का आपने मुद्दा उठाया, इसमें नोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों तरफ अपराधी विधायक या MLA MP होते हैं तो वोटर के पास बेचारा वोटर क्या करेगा? उसको एक को वोट देना पड़ेगा। इसलिए इसमें नोटा होना चाहिए कि वोटर अपना वोट ऐसे डाल सके कि इसमें मेरे को कोई भी पसंद नहीं है, आप अच्छा उम्मीदवार लाइए और हम उसको वोट डालेंगे। और हमारा एक इसमें ये बात है कि और हम ये जो बदलाव की बातें करते रहते हैं, बदलाव नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये अंग्रेजी शासन द्वारा निर्मित किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है। इसको पूरे के पूरे को बदलना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, तभी कुछ इस देश का भला हो सकता है। नहीं तो हम चिल्लाते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में रालोद ने जो सूची अभी तक है डिक्लेयर की है, उसमें 57 में से 41 उम्मीदवार, आप कल्पना कर सकते हैं कि 57 में से 41 उम्मीदवार दागी है। अगर यही अनुपात है तो फिर शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहीं शुरू भी हुई है नहीं, या केवल बिगाड़ने की प्रक्रिया ही गति से आगे बढ़ रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सर। क्या कहना है आपको? सर, हेलो। हाँ सर, जय हिंद सर। हेलो, बोलते रहिए जल्दी, नहीं तब तक कुछ और दागे आ जाएंगे राजनीति में। अरे सर जी, ये कहना चाहता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के जो MPs हैं वो आपको दागी नहीं दिखते क्या? बिल्कुल, सबके देख रहे हैं। और हमने इस वक्त आपके स्क्रीन पर जितने आंकड़े दिखाए हैं वो भारत के सारे राजनीतिक दलों के आंकड़े हैं। हिंदुस्तान का कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है। अनुपात अलग हो सकता है। पूरा शो देखिए तब कमेंट करिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ, ये मैं पूछना चाहता हूँ
कि जैसे कि अभी राजनेता हमारे चुनाव कर रहे हैं, ठीक है, ये नोटबंदी को लेकर के इतनी बड़ी सारी चीजें चारों तरफ हुआ, एक गरीब तत्व के लोग सारे लोग परेशान हैं। कभी हमारे राजनेता जो है 4 चक्के से पैदल चलते हुए नहीं दिखाई दिए। भले ही जेब फटी हुई दिखाई देते हैं लेकिन हेलीकॉप्टर में फिरते हैं। ये तो भारत के राजनीतिक स्थिति है। मैं जब यहाँ विंडो में बोल रहा हूँ तो मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि सारे राजनीतिक दलों के आंकड़े हम चला रहे। सपा के 51 में से 40 उम्मीदवार, कांग्रेस के 24 में से 18 उम्मीदवार, ये पहले फेज के या दूसरे फेज के जो उम्मीदवार डिक्लेयर हो चुके हैं उनके आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें सारे राजनीतिक दलों की स्थिति है। रालोद के 73 में से 41 उम्मीदवार, 3 दलों का अभी तक हमने दिखाया, अभी हम आपको चौथे दल का भी दिखाते हैं। ये 293 निर्दलीय उम्मीदवार है, जिनमें से 43 उम्मीदवार दागी है जो पहले फेज में यूपी में चुनाव में अब तक आए हैं। आंकड़े और भी है। यूपी चुनाव के पहले फेज में 836 उम्मीदवार है, जिनमें 302 पर जघन्य अपराध के मामले हैं। 800 में 302, मतलब आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा कितना बड़ा है। इसके साथ साथ मायावती, भाजपा, कांग्रेस और रालोद, ये राजनीतिक दलों के साथ अन्य छोटे मोटे दल के भी आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। मैं आरती बेलगाम कर्नाटका से बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए। जो आपने मुद्दा उठाया है इसके लिए समाज ही बहुत जिम्मेदार है। मुझे पूछना है, हाँ, कितने अपने माता पिता अपने बच्चों को राजनीति में जाने के लिए देते हैं? हम तो बच्चों को 99% की शिक्षा दे रहे हैं और सिर्फ पैसे कमाने की शिक्षा दे रहे हैं। किसका बच्चा कितना कमाता है? जो ज्यादा शिक्षा लेते हैं और भारत से बाहर चले जाते हैं। तो हाँ, देश के लिए किसी को कुछ पड़ी ही नहीं। इसके लिए पहला हमारी शिक्षा में शुद्धिकरण होना चाहिए। जब तक बच्चों में देशभक्ति पैदा नहीं करेंगे तब तक अच्छे राजनेता नहीं मिलेंगे। किधर क्या चल रहा है सबको मालूम है। सार्वजनिक क्षेत्रों में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, न्यायपालिका में क्या चल रहा है, लेकिन इसके लिए क्या करना है ये अभी सोचना है। इसलिए पहला मुद्दा ये है, अभी सभी जगह शुद्धिकरण होना चाहिए। तो पहला हमारी जो शिक्षा पद्धति है टीबी में क्या लिखी वो पहला बदलनी चाहिए और देशभक्ति का पाठ बच्चों में बचपन से सिखाना चाहिए। आप क्या करती है? हेलो, आप क्या करती है? मैं एक पब्लिक सेक्टर में सर्विस करती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही है। धन्यवाद अपना पक्ष रखने के लिए। आपने देखा कि हमारे यहाँ पर महिलाओं का भी सहभाग ऐसे विषय में सबसे आगे होता है, क्योंकि अपराधीकरण की अगर सबसे ज़्यादा शिकार कोई होती होगी तो महिलाएं होती है, और इसलिए महिलाओं ने भी इस विषय पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छा मुद्दा इस स्कॉलर ने उठाया कि क्या हम अच्छे लोगों को राजनीति में जाने के लिए प्रेरित करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को कभी कहते हैं कि तुम्हारा करियर राजनीति भी हो सकता है? बल्कि स्थिति यह है कि घर का जो बच्चा किसी भी क्षेत्र में नहीं चलेगा, जो घर में काम नहीं करेगा, खेती बाड़ी नहीं करेगा, व्यापार उद्योग में सक्सेस नहीं होगा, उसको राजनीति में भेजो। ये हमारे यहाँ का कल्चर अगर है तो हम राजनीति में अच्छे लोग आने, टिकने, ठहरने और उन्होंने देश चलाने की अपेक्षा करना अपने आप में मूर्खता है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, रघुनाथ बिश्नोई। बोलिए। मैं मोदी जी से एक विनती कर रहा हूँ सर, ये भरण क्या चीज होती है? भरण जो गुजरात में सीएम थे उस टाइम में भरण चल रहा था पूरे गुजरात के अंदर। चलिए, इस आज के मुद्दे पर ही कॉल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है? मैं बुलंदशहर से उपेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए। मेरा आपके बिंदास बोल कार्यक्रम में जो आपका कार्यक्रम चल रहा है इसमें ये कहना है मेरा, इसके लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार गाइडलाइन दी है और ये कोई तरीका ऐसा निकाल लेते हैं कि साहब इन पर आरोप लग रहा है, ऐसा तो कोई भी लगा देगा। जब तक पूर्ण रूप से इन पर पाबंदी नहीं लगेगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तब तक ये जो
बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। इसमें अपराधीकरण जब पुलिस और न्याय व्यवस्था से जुड़ता है तो उसका डेफिनेशन होना, जल्दी न्याय होना, ये सबसे ज़रूरी कदम है। और इसलिए पिछले दिनों सुझाव में, राजनीतिक सुझाव में ये भी बात आई थी कि कम से कम राजनेताओं के ऊपर जो मामले हैं उन मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जल्दी अगर हम सुलझाते हैं तो उससे कम से कम ये निर्णय या इस भ्रम की स्थिति या सामाजिक आंदोलन या राजनीतिक आंदोलनों के अपराधियों को नाते बचने की स्थिति बन सकती है। ये अच्छा सुझाव है और ज़्यादातर लोगों ने इस दिशा में पहल की। हमारे सोशल मीडिया के विभिन्न हैंडल, ट्विटर पर, फेसबुक पर और तमाम हैंडल पर लोगों ने जो प्रतिक्रिया भेजी उसको हम यहाँ स्क्रीन पर भी चला रहे और हमारे तमाम हैंडल पर आप इसको देख सकते हैं। इस कार्यक्रम को आप रिपीट टेलीकास्ट रात को 11 बजे, सुबह 9 बजे देख सकते हैं और कभी भी इसको देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनलों पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। इन कार्यक्रमों को हमेशा अलर्ट पर नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपका? हेलो। हाँ जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद जी सर, बोलिए। हेलो, जय हिंद सर। बोलिए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने जो दागी उम्मीदवारों का नाम बताया इसमें, चलिए धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हैं। उद्देश्य था कि आपके सामने इन चुनावों के बहाने आंकड़े आए और पहले दूसरे चरण के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं, तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हम समझ सकते हैं। आज के कार्यक्रम का परिणाम अगर इस चुनाव में भी हुआ तो हम मानेंगे कि आने वाले चुनाव में और खास करके लोकसभा के चुनाव तक देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव सुधारों के लिए कुछ पहल करने की जो बात कही है उसको हम दिशा दे सकते हैं। बचे हुए 2.5 साल में अगर देश प्राथमिकता के साथ, आग्रह के साथ और बार बार मीडिया के साथ, खास करके सुदर्शन की इस अभियान के साथ खड़ा होकर ये कहता है कि हमको राजनीति की गंगा दुरुस्त करनी है, साफ सुथरी करनी है, क्योंकि जब तक देश की राजनीति की गंगा साफ नहीं होती वास्तव की गंगा भी साफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इच्छा शक्ति और पैसे के प्रभाव के कारण अपराधी तत्व बने रहेंगे तो नैसर्गिक भगवान की गंगा भी साफ नहीं होगी। और इसलिए अगले 2.5 साल तक और उसमें भी खास करके 1 साल अगला महत्वपूर्ण है, जिस पर पूरी ताकत लगाने की जरूरत है। विभिन्न माध्यमों से जिस भी मंचों पर आपको मौका मिले इस पर बोलते रहिए, अपने पक्ष को, तथ्य को रखते रहिए। आखिर जब बोलेंगे तो ही तो कुछ होगा ना, और इसलिए बिंदास बोलते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।